तैयार हो जाइए क्योंकि द हॉबिट के इस आखिरी पार्ट में होने जा रही है मिडल अर्थ की हिस्ट्री की सबसे भयानक और सबसे बड़ी जंग, जहां एक ही समय में 5 बड़ी फौजें आमने सामने होंगी। एक तरफ बौने एल्व्स और लेक टाउन के बेघर इंसान होंगे, तो दूसरी तरफ अजोग और गुंदबार्ड की वह खूंखार फौज, जिसमें विशाल ट्रोल्स, काले ऑर्क्स और चालाक भेड़िए शामिल हैं। आखिर इस भयानक तबाही में कौन बचेगा, चलिए जानते हैं। कहानी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहां पार्ट 2 का अंत हुआ था। एक विशाल और खूंखार ड्रैगन स्मॉग गुस्से में दहाड़ता हुआ लेक टाउन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लोग डर से कांपते हुए अपनी जान बचाने के लिए बस्ती छोड़कर भाग रहे हैं। लेक टाउन का लालची शासक मास्टर अपने शहर के लोगों की मदद करने के बजाय सारा सोना एक बड़ी नाव में भरकर सबसे पहले भागने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ बार्ड मास्टर के हुक्म पर जेल में कैद होता है और वह बाहर निकलने की लगातार नाकाम कोशिश कर रहा होता है। बार्ड के घर पर मौजूद बौने एल्व्स योद्धा टॉरियल और बार्ड के बच्चे भी एक छोटी नाव पर सवार होकर सुरक्षित जगह निकलने की कोशिश में लगे होते हैं। स्मॉग लेक टाउन पहुंचते ही अपने मुंह से आग की भयानक लपटें निकालता है। वह जिस जिस बिल्डिंग के ऊपर से गुजरता है उसे सेकंडों में जलाकर राख का ढेर बना देता है। देखते ही देखते पूरे लेक टाउन पर सिर्फ आग और तबाही का राज हो जाता है। लोनली माउंटेन की छोटी से थॉरिन बिल्बो बैगिंस और बाकी बौने यह खौफनाक मंजर देखकर खून के आंसू रो रहे होते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि इंसानों पर आई यह तबाही उनकी गलती की वजह से आई है। इसी दौरान जब लालची मास्टर की नाव जेल के बिल्कुल नीचे से गुजर रही होती है तो बार्ड मौके का फायदा उठाकर एक मोटी रस्सी मास्टर के गले में फंदे की तरह फेंकता है और जोर लगाकर जेल की खिड़की तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। आजाद होते ही बार्ड तेजी से बस्ती के सबसे ऊंचे टावर पर चढ़ता है और अपनी धनुष से स्मॉग पर तीरों की बारिश शुरू कर देता है। लेकिन इन आम तीरों का ड्रैगन पर कोई असर नहीं होता। 2 से 3 बार तीर लगने के बाद स्मॉग बार्ड को नोटिस कर लेता है और सीधे मीनार पर हमला करके उसके ऊपरी हिस्से को तबाह कर देता है। तभी अफरा तफरी में बार्ड का बेटा बेन वह असली और विशाल ब्लैक एरो लेकर वहां पहुंचता है, जो बार्ड के दादा ने खास स्मॉग को मारने के लिए बनाया था। स्मॉग हंसता हुआ और जीत के घमंड में बिल्कुल बार्ड के सामने आकर उतरता है। बार्ड देखता है कि तीर चलाने वाली खास धनुष तो टूट चुकी है। वह तेजी से लकड़ी से एक अस्थायी धनुष तैयार करता है और अपने बेटे के कंधे का सहारा लेकर तीर का निशाना स्मॉग की तरफ बांधता है। यह बार्ड और उसके बेटे के पास अपनी जान बचाने का आखिरी मौका था। स्मॉग जैसे ही उन दोनों पर आग उगलने के लिए अपना मुंह खोलता है, बार्ड ब्लैक एरो छोड़ देता है। तीर सीधा स्मॉग के सीने की उस खास कमजोर जगह पर जाकर धंसता है जो सीधे उसके दिल तक जाती है। स्मॉग दर्द से चीखता और तड़पता है जैसे उसकी रूह निकल रही हो। वह हवा में गोते खाता हुआ तड़पकर सीधे नीचे भागते हुए मास्टर की उसी नाव पर जा गिरता है जो सोने से भरी हुई थी। इस तरह लालची मास्टर और विशाल ड्रैगन स्मॉग का एक साथ अंत हो जाता है। लोनली माउंटेन पर खड़े बौने और बिल्बो ये देखकर खुशी से झूम उठते हैं कि ड्रैगन मारा गया है। स्मॉग के मरने का सबसे बड़ा सबूत और निशानी यह थी कि पहाड़ से भागे हुए पक्षी दोबारा एरेबोर की तरफ वापस लौटना शुरू हो चुके थे। कहानी अब मिडल अर्थ के रहस्यमयी और खौफनाक किले डॉल गुल्दुर के खंडहरों में पहुंचती है, जहां जादूगर गैंडल्फ को काली ताकतों ने कैद कर रखा था और वह लोहे के पिंजरे में लटका हुआ था। अचानक एक भयानक विशाल ऑर्क आता है और गैंडल्फ को खत्म करने के लिए पिंजरे के पास पहुंचता है। वह सबसे पहले गैंडल्फ की जादुई अंगूठी निकालने के लिए उसका हाथ काटने लगा है। गैंडल्फ बुरी तरह घायल और बेबस था कि तभी उसकी अंगूठी चमकने लगी है, जो इस बात की निशानी थी कि उसका कोई जादूगर साथी आ चुका है। एक सुनहरी चमक उभरती है। ये जंगलों की रानी लेडी गैलाड्रियल थी। गैलाड्रियल नंगे पांव उस बदबूदार और खौफनाक किले के अंदर दाखिल होती है। वह एक इशारे से ऑर्क के चिथड़े उड़ा देती है और गैंडल्फ को अपनी बाहों में उठा लेती है। लेडी गैलाड्रियल मिडल अर्थ की सबसे ताकतवर जादूगर है, लेकिन उसी समय अंधेरे से मिडल अर्थ के सबसे खौफनाक 9 रूह जैसे योद्धा नाज़गुल विच किंग अपनी काली तलवारें लहराते हुए बाहर निकलते हैं और गैलाड्रियल को घेर लेते हैं। उसी पल 2 महान जादूगर और नेता वहां पहुंचते हैं, किंग एलरोंड और सारूमन द वाइट। एक बेहद शानदार, रोमांचक और जादुई युद्ध शुरू हो जाता है। एलरोंड अपनी पारंपरिक चमकदार तलवार से नाज़गुल की रूहों के टुकड़े कर देते हैं और सारूमान अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करते हुए उन पर विनाशकारी वार करता है। दोनों जादूगर उन 9 काली रूहों को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी किले के बीचों बीच आग का एक भयानक तूफान उठता है और सामने मिडल अर्थ का सबसे बड़ा विलन सौरन अपनी विशाल और डरावनी शक्ल में दिखाई देता है। उसके पीछे आग की एक बड़ी आंख चमक रही होती है। सौरन पूरी दुनिया पर कब्जा करने का ऐलान करता है। गैंडल्फ निढाल पड़ा था, लेकिन लेडी गैलाड्रियल अपने अंदर मौजूद प्रकाश की आखिरी हद पहुंच जाती है। वह अपना सामान्य रूप छोड़कर एक भयानक
और असीम शक्तिशाली देवी के रूप में आ जाती है। उनके हाथ में फायल ऑफ गैलाड्रियल चमक रही होती है। वह अपने प्रकाशमय जादू से सौरॉन और उसके नाज़गुल पर इतनी जबरदस्त चोट करती हैं कि पूरा किला कांप उठता है और सौरॉन की आत्मा हारकर दूर पूर्व की तरफ मॉर्डोर के इलाके में भागने पर मजबूर हो जाती है। युद्ध के बाद गैलाड्रियल निढाल होकर गिर जाती है। सारूमन एलरॉन्ड से कहता है कि वह गैलाड्रियल को वापस ले जाएं और गैंडल्फ को बोनो की मदद के लिए भेजें, जबकि वह खुद सौरन का पीछा करेगा। गैंडल्फ को जादूगर रादागास्ट अपने खरगोशों की गाड़ी पर बैठाकर तेजी से एरेबोर की तरफ लेकर रवाना होता है ताकि बोनो को आने वाले तूफान से आगाह कर सके। अगली सुबह लेक टाउन के बचे हुए बेघर लोग झील के किनारे इकट्ठा होते हैं। उनके पास न खाना था और न ही ठंड से बचने के लिए कपड़े। लोग बार्ड को अपना नया लीडर चुन लेते हैं। बार्ड अपने लोगों को संभालता है और फैसला करता है कि वे सब एरेबोर के नीचे बने पुराने शहर डेल के खंडहरों में शरण लेंगे और थॉरिन से उस सोने में से अपना हिस्सा मांगेंगे जिसका थॉरिन ने उनसे वादा किया था। इसी किनारे पर टोरियल, किली और बाकी बोनो को एरेबोर में मौजूद उनके बाकी साथियों के पास जाने के लिए अलविदा कह रही होती है। तभी वहां प्रिंस लेगोलस पहुंचता है और टोरियल को बताता है कि लेक टाउन पर हमला करने वाला ओआर्क बोल्ग असल में अजोग का बेटा था और उसने उसे आने वाली एक भयानक जंग का जिक्र करते सुना है। लेगोलास और टोरियल इस साजिश की सच्चाई जानने के लिए गुंदबार्ड की तरफ रवाना हो जाते हैं, जबकि बार्ड अपने लोगों को लेकर डेल सिटी की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ एरेबोर के विशाल महलों के अंदर बोनो का लीडर थॉरिन सोने के बेशुमार खजाने के बीच खड़ा होता है, लेकिन सोने की इस बेहिसाब दौलत ने थॉरिन के दिमाग को बीमार कर दिया था। उस पर वही सोने की बीमारी हावी हो चुकी थी जिसने अतीत में उसके दादा थ्रोर को बर्बाद कर दिया था। थॉरिन दिन रात सोने के ढेर पर घूमता रहता और पागलों की तरह आर्कनस्टोन ढूंढने की कोशिश करता। वह हर बौने पर शक करने लगा था कि शायद किसी ने वह हीरा छिपा लिया है। बिल्बो बैगिंस, जो कि बेहद होशियार और रहमदिल हॉबिट था, असल में उसी के पास वह आर्कनस्टोन था। बिल्बो ने वह हीरा अपने बैग में छिपा रखा था क्योंकि वह जानता था कि अगर यह हीरा थॉरिन को मिल गया तो उसका पागलपन और घमंड अपनी आखिरी हद तक पहुंच जाएगा। बिल्बो को थॉरिन की हालत देखकर गहरी चिंता होती है क्योंकि थॉरिन अपने सच्चे दोस्तों पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं था। बार्ड अपने लोगों को लेकर डेल सिटी पहुंच जाता है जो बोनो के लोनली माउंटेन के बिल्कुल सामने था। वह वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं, लेकिन उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। बच्चे, औरतें और बूढ़े लोग भूख से निढाल थे। इसी दौरान एल्व्स का रौबदार राजा थ्रंडविल अपनी विशाल एल्व्स की सेना के साथ डेल के खंडहरों में पहुंचता है। किंग थ्रंडविल अपने साथ खाना और सामान लाता है जिसे देखकर लेक टाउन के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन थ्रंडविल का असली मकसद एरेबोर के खजाने में मौजूद एल्व्स के दुर्लभ सफेद हीरे वापस हासिल करना था जिन्हें अतीत में बोनो ने उनसे छीन लिया था। बार्ड और थ्रंडविल आपस में तय करते हैं कि वे मिलकर थॉरिन से बात करेंगे। दूसरी तरफ लेगोलास और टोरियल गुंदबार्ड के पहाड़ी और अंधेरे खंडहरों में पहुंचते हैं। वहां का माहौल बेहद खौफनाक होता है और वे हवा में हजारों की तादाद में चमगादड़ों को उड़ते हुए देखते हैं। लेगोलास टोरियल को बताता है कि ये आम चमगादड़ नहीं बल्कि जंग का आखिरी इशारा और नाइट स्काउट्स हैं जो चांदनी को छिपाकर ऑर्क की सेना को हमला करने का रास्ता दिखाते हैं। उसी पल गुंदबार्ड के पहाड़ के अंदर से एक भयानक धमाका सुनाई देता है और बोल्ग की अगुवाई में ऑर्क्स, गॉब्लिन्स और युद्धी दरिंदों की एक बेहद विशाल सेना बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। यह मंजर देखकर लेगोलास और टोरियल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि अजोग और बोल्ग का असली मकसद सिर्फ बोनो को मारना नहीं बल्कि पूरे मिडिल अर्थ पर कब्जा करना है। वे एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना तेजी से अपनी सवारियों पर बैठकर एरेबोर और डेल की तरफ वापस रवाना हो जाते हैं ताकि आने वाले इस भयानक तूफान की खबर दे सकें। उधर एरेबोर में थॉरिन को जब पता चलता है कि एल्व्स और इंसानों की सेना डेल शहर में इकट्ठा हो चुकी है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। वह एरेबोर के मेन एंट्रेंस को भारी पत्थरों की दीवार खड़ी करके पूरी तरह सील कर देता है। सभी बॉनों को भारी हेलमेट और कवच पहनाकर जंग की तैयारी करने का आदेश दिया जाता है। थॉरिन के साथी बॉने, खासकर बालिन और ड्वालिन, चाहते थे कि थॉरिन इंसानों को उनका वादा किया हुआ सोना दे दे ताकि जंग न हो, लेकिन थॉरिन किसी को एक सिक्का भी देने के लिए तैयार नहीं था। बार्ड अकेला थॉरिन से बात करने आता है। वह दीवार के ऊपर खड़े थॉरिन से कहता है, थॉरिन, हम जंग नहीं चाहते। हमने स्मॉग के खिलाफ तुम्हारी मदद की। हमारी बस्ती राख बन चुकी है। अपने वादे के मुताबिक हमारे लोगों को शरण और सोने का वह हिस्सा दो ताकि हम अपने बच्चों को ठंड से बचा सकें। लेकिन थॉरिन घमंड से जवाब देता है, मैं अपनी जंग के बाद हासिल की गई दौलत उन लोगों में नहीं बांटूंगा जो दरवाजे के बाहर हथियार लेकर खड़े हैं। जब तक एल्व्स की सेना यहाँ है मैं कोई बात नहीं करूंगा। बार्ड मायूस होकर वापस चला जाता है। थ्रंडविल अपनी सेना को सुबह होते ही एरेबोर पर हमला करने का आदेश देता है। जंग अब तय हो चुकी थी और बौने अंदर कैद होकर अपने ही फैसले की वजह से मारे जाने वाले थे। रात के अंधेरे में बोनो और एल्व्स की जंग से ठीक पहले गैंडल्फ फौरन डेल शहर में
एल्व्स के राजा थ्रंडुइल और बार्ड के तंबू में पहुंचता है। गैंडल्फ बेहद परेशान होता है और उन दोनों को चेतावनी देते हुए कहता है, आपस में सोने के लिए लड़ने की बेवकूफी बंद करो। असली खतरा बौने या इंसान नहीं है, बल्कि एज़ोग की अगुवाई में ऑर्क्स की एक बहुत बड़ी काली और खूंखार सेना इसी तरफ बढ़ रही है। इस आने वाले तूफान से लड़ने के लिए अपनी ताकत बचाओ। लेकिन घमंडी राजा थ्रंडुइल गंडाल्फ की बात मानने से साफ इनकार कर देता है। वह समझता है कि गंडाल्फ सिर्फ बौनों की जान बचाने के लिए बात घुमा रहा है और उनका पक्ष ले रहा है। दूसरी तरफ जब रात के अंधेरे में बौने सो रहे होते हैं, बिल्बो बैगिंस चुपचाप एरिबोर की ऊंची दीवार से एक लंबी रस्सी के सहारे नीचे उतरता है और सीधा एल्व्स और बार्ड के तंबू में दाखिल होता है। बिल्बो बिना किसी डर के अपने बैग से कपड़े में लिपटा हुआ आर्कनस्टोन निकालकर उनकी मेज पर रख देता है। चमकता हुआ हीरा देकर एल्व्स के राजा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बिल्बो उनसे कहता है, यह हीरा बौनों और थॉरिन के लिए उनकी जान से भी ज्यादा कीमती है। आप इस हीरे के बदले थॉरिन से अपना सोना और हीरे मांगिए ताकि बिना खून बहाए यह मामला हल हो सके। गैंडल्फ बिल्बो की इस महान समझदारी और बहादुरी पर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि उसने सचमुच इस जंग को रोकने का एक बेहतरीन रास्ता दिखाया है। अगली सुबह एल्व्स की आकर्षक और अनुशासित सेना डेल के मैदान में कतारबद्ध होकर खड़ी होती है। बार्ड और थ्रांडुइल घोड़ों पर सवार होकर एरिबोर के दरवाजे के पास आते हैं। थॉरिन दीवार के ऊपर से धनुष पर तीर चढ़ाए खड़ा होता है। बार्ड अपने हाथ में आर्कनस्टोन ऊंचा उठाता है। थॉरिन हीरा देखकर चौंक जाता है और कहता है, यह झूठ है, आर्कनस्टोन इस महल के अंदर है। थॉरिन अपने बौनों पर चिल्लाता है कि किसने उसे धोखा दिया। तभी बिल्बो आगे आता है और बहादुरी से कहता है, मैंने यह इन्हें दिया है क्योंकि तुम सोने के नशे में अंधे हो चुके हो थॉरिन। मैंने यह इसीलिए किया ताकि तुम्हें जंग से बचा सकूं। थॉरिन गुस्से और हैरानी में पागल हो जाता है। वह बिल्बो को गद्दार करार देता है और उसे दीवार से नीचे फेंककर मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी बौने खासकर बोफर और बालिन थॉरिन को पकड़ लेते हैं और रोक देते हैं। गैंडल्फ आगे बढ़कर थॉरिन को डांटता है और कहता है कि अगर वह अपने हॉबिट को नुकसान पहुंचाएगा तो इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। थॉरिन मजबूर होकर बिल्बो को छोड़ देता है और बिल्बो रस्सी के सहारे नीचे उतरकर गैंडल्फ के पास आ जाता है। थॉरिन बार्ड से कहता है कि वह उसे सोचने का वक्त दे, लेकिन असल में थॉरिन पहले ही अपने कजिन डेन आयरनफुट को गुप्त संदेश भेज चुका था। अचानक आयरन हिल्स की तरफ से भूकंप जैसी गूंज सुनाई देती है। बौनों की एक जबरदस्त योद्धा और विशाल सेना युद्धी सुअरों पर सवार होकर दिखाई देती है। यह डेन आयरनफुट था जो हजारों हथियारबंद बौनों के साथ अपने भाई थॉरिन की मदद के लिए पहुंचा था। दाइन अपने युद्ध रथ पर सवार होकर एल्व्स के सामने आता है और अपने पारंपरिक तीखे अंदाज में एल्व्स को ललकारता है। एल्व्स की सेना अपने धनुष तान लेती है और बौने अपनी लोहे की ढालों की दीवार बना लेते हैं। दोनों तरफ से हथियार निकल आते हैं। तभी एल्व्स के हजारों तीरंदाज एक साथ आसमान में तीरों का तूफान छोड़ देते हैं। जवाब में बौने तुरंत अपना खास घूमने वाला हथियार एरो कटर हवा में उछाल देते हैं, जो एल्व्स के सभी तीरों को हवा में ही काट कर तबाह कर देता है। अचानक जमीन फटने लगती है। पहाड़ों के नीचे से बड़े बड़े विशाल पत्थरीले अर्थ ईटर्स निकलते हैं जो जमीन में विशाल सुरंगें बना देते हैं और उन सुरंगों से बाहर निकलता है मिडिल अर्थ का सबसे खौफनाक ऑर्क सरदार अज़ोग के लाखों काले ऑर्क्स, गॉब्लिन्स और विशाल ट्रोल्स का तूफान। अज़ोग भी रेवन हिल की चोटी पर सामने आ जाता है। अज़ोग अपने एक ही इशारे से अपनी सेना को दो हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा डेल शहर में इंसानों पर हमला करने के लिए और दूसरा हिस्सा बौनों और एल्व्स पर। हालात सेकंडों में बदल जाते हैं। अब एल्व्स और बौने जो एक दूसरे का खून बहाने वाले थे, अपने साझा दुश्मन के खिलाफ एक साथ खड़े हो जाते हैं। एल्व्स की सेना बौनों की कतारों के ऊपर से कलाबाजियां खाते हुए ऑर्क्स के समंदर में कूद पड़ती है। एल्व्स का राजा थ्रंडुइल अपने विशाल 12 सिंघे पर सवार होकर ऑर्क्स की गर्दनें काटना शुरू कर देता है। बौने अपनी कुल्हाड़ियों और भारी हथौड़ों से ऑर्क्स की कतारें उलट देते हैं। जंग का दायरा तेजी से फैलता हुआ डेल शहर के अंदर पहुंच जाता है। बार्ड और उसके आम लोग, जिनके पास सिर्फ कुल्हाड़ियां और पुरानी तलवारें थीं, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए ऑर्क्स से गली गली में लड़ते हैं। अज़ोग की सेना में अलग अलग तरह के खूंखार ऑर्क्स शामिल थे, जिनमें लोहे की कवच पहने बर्ज़र्कर ऑर्क्स, तेजी से झपटने वाले गॉब्लिन्स और भारी गदा उठाए विशाल ट्रोल्स शामिल थे, जो दुश्मन की कतारों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऑर्क्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए वे डेन और बौनों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन एरिबोर के अंदर थॉरिन अभी भी अपने सोने के कक्ष में अकेला बैठा बाहर की चीखें सुन रहा होता है। उसके साथी बौने उसके सामने आते हैं और रोते हुए कहते हैं, थॉरिन, बाहर हमारे भाई मर रहे हैं। हम इस सोने के ढेर के पीछे छिपकर नहीं मरना चाहते। हम अपने लोगों के साथ लड़ते हुए मरना चाहते हैं। थॉरिन महल के सुनहरे फर्श पर अकेला चलता है, जहां
जहाँ उसे अपने पैरों के नीचे सोने में स्मॉग का प्रतिबिंब और अपने दादा की आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है। अचानक उसके अंदर का सच्चा राजा जाग उठता है। वह अपना सोने का भारी ताज उतारकर फेंक देता है और अपनी पुरानी तलवार उठा लेता है। थॉरिन बाहर आता है और अपने 12 बौनों से कहता है, क्या तुम एक आखिरी बार अपने राजा के साथ लड़ोगे? बौने खुशी से नारा लगाते हैं। थॉरिन और उसके बौने एक विशाल लोहे की घंटी को रस्सी से बांधकर एरेबोर की पत्थर की दीवार पर पूरी ताकत से मारते हैं। दीवार टूटकर गिर जाती है और थॉरिन की अगुवाई में बौने दहाड़ते हुए बाहर निकल पड़ते हैं। थॉरिन के इस आगमन से युद्ध भूमि का माहौल बदल जाता है। बौने और इंसान नए जोश के साथ ऑर्क्स पर धावा बोल देते हैं। थॉरिन के एरेबोर से बाहर निकलते ही पूरे मैदान एजंग का नक्शा बदल जाता है। दूर खड़े बिल्बो बैगिंस और गैंडाल्फ थॉरिन की वापसी देखकर खुशी से झूम उठते हैं। थॉरिन की इस एंट्री से बौनों के अंदर लड़ाई का एक नया जोश जाग उठता है। बौने विशाल मार्खोर पर सवार होकर ऑर्क्स की कतारों पर हमला बोल देते हैं और तेजी से ऑर्क्स और बड़े बड़े ट्रोल्स को गिराना शुरू कर देते हैं। लड़ाई के दौरान एक बौना फुर्ती से एक बड़े ट्रोल के ऊपर चढ़ जाता है, जिसकी गर्दन पर सवार ऑर्क उसे कंट्रोल कर रहा होता है। बौना ऑर्क को मारकर खुद उसकी जंजीरें संभाल लेता है और दुश्मनों के खिलाफ उसी ट्रोल का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ डेल का शहर खूनी जंग का केंद्र बन चुका होता है। एक विशाल ऑर्क अपने भारी सिर से शहर की मजबूत दीवार में टक्कर मारकर रास्ता बना देता है और ऑर्क्स का तूफान शहर के अंदर घुसकर आम लोगों और बच्चों पर हमला कर देता है। बार्ड अपने बच्चों को ढूंढता हुआ जब उनके पास पहुंचता है तो देखता है कि एक डरावना ट्रोल उसके बच्चों पर हमला करने वाला है। बार्ड सही वक्त पर घोड़ा गाड़ी की मदद से छलांग लगाकर उस ट्रोल को मार गिराता है और अपने बच्चों की जान बचा लेता है। एल्व्स का राजा थ्रांडुइल अपने एल्व्स के साथ इंसानों की मदद के लिए डेल शहर में दाखिल होता है। ऑर्क्स उसके विशाल बरासिंघा को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन थ्रांडुइल फुर्ती से जमीन पर उतरकर अपनी दोनों तलवारों से सभी हमला करने वाले ऑर्क्स का सफाया कर देता है। इसी अफरा तफरी में एक बड़ा ट्रोल गैंडल्फ को घेर लेता है। गैंडल्फ जल्दी से अपनी नई जादुई छड़ी से जादू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह काम नहीं करती। गैंडल्फ खुद को खतरे में देखता है, लेकिन तभी ऊपर से गिरती एक आदमी की लाश सीधे उस ट्रोल के खुले मुंह में जाकर फंस जाती है, जिससे ट्रोल का दम घुट जाता है और वह वहीं गिरकर मर जाता है। जंग के दौरान थॉरिन और डैन आयरनफुट लड़ते लड़ते एक दूसरे के करीब पहुंचते हैं। डैन थक कर थॉरिन से पूछता है, थॉरिन क्या तुम्हारे पास इस तबाही से निकलने का कोई मास्टर प्लान है? थॉरिन गंभीर होकर कहता है, अगर यह लड़ाई जीतनी है तो मुझे रेवन हिल की चोटी पर जाकर अजोग का अंत करना होगा। यह कहकर थॉरिन एक विशाल युद्धी मार्खोर पर सवार हो जाता है। डैन चिंता से उसे रोकते हुए कहता है, तुम हमारे राजा हो, अकेले जाना खुदकुशी है। थॉरिन जवाब देता है, मैं अकेला नहीं हूँ। उसी पल बलिन, ड्वालिन, कीली और फीली बोनों के इतिहास का सबसे ताकतवर स्क्वाड एक खास वॉर चैरियट में दिखाई देते हैं, जिसमें विशाल मार्खोर जुड़े हुए थे और गाड़ी के दोनों तरफ तेज धार वाले ब्लेड रोटर्स लगे हुए थे। थॉरिन आगे बढ़ता है और बोनों की यह गाड़ी उसके पीछे किसी तूफान की तरह दौड़ पड़ती है। ये गाड़ी ऑर्क्स को गाजर मूली की तरह काटी हुई बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ती है। चोटी पर मौजूद अजोग बोनों को आता देखकर फौरन अलार्म बजाता है, जिसके बाद कई विशाल ट्रोल्स उनका रास्ता रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन बौने अपनी गाड़ी को एक छोटे पत्थर पर चढ़ाकर हवा में जबरदस्त जंप करवाते हैं और उन सभी ट्रोल्स की गर्दनें काटे हुए आगे निकल जाते हैं। आगे जाकर वे एक फ्रोजन रिवर से गुजरते हैं, जहां एक विशाल और ट्रोल जिसके दोनों हाथों में तेज धार वाले ब्लेड्स लगे हुए थे, बर्फ चीरता हुआ उनकी गाड़ी के पीछे लग जाता है। लेकिन बोनों का वही साथी जिसने पहले से एक और ट्रोल पर कब्जा कर रखा था, सही समय पर अपने ट्रोल को उस ब्लेड वाले ट्रोल के सामने खड़ा कर देता है और बोनों का रास्ता साफ कर देता है। इसी दौरान खूंखार भेड़ियों का एक बहुत बड़ा झुंड बोनों का पीछा करना शुरू कर देता है। ड्वालिन चिल्लाकर कहता है, हम थॉरिन से पीछे रह गए हैं, हमें इस गाड़ी को मार्खोर से अलग करना होगा। बलिन तुरंत कहता है, तुम तीनों निकलकर थॉरिन का साथ दो, इन भेड़ियों को मैं संभालता हूँ। कीली, फिली और ड्वालिन गाड़ी छोड़कर मार्खोर पर सवार होते हैं और तेजी से थॉरिन के पास पहुंच जाते हैं। बलिन एक शानदार फिल्मी अंदाज में गाड़ी पर लगी रिपीटिंग क्रॉसबो से सभी भेड़ियों पर तीरों की बारिश कर उन्हें ढेर कर देता है। थॉरिन, किलीफिली और ड्वालिन जब रेवन हिल की चोटी पर पहुंचते हैं तो अजोग वहां से गायब था। वे सभी अलग अलग होकर अजोग को ढूंढने निकल पड़ते हैं, बिना यह जाने कि यह अजोग का बिछाया हुआ जाल था। इसी दौरान प्रिंस लेगोलास और थोरियल गुंडाबार्ड से गुप्त खबर लेकर सीधे डेल शहर में गैंडल्फ के पास पहुंचते हैं। लेगोलास बताता है, रेवन हिल पर खतरा इससे कहीं बड़ा है। ऑर्क सरदार बोल्ग ऑर्क्स की एक और बहुत बड़ी ताजा दम सेना लेकर चोटी की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनते ही गैंडल्फ बेचैन हो उठा है और राजा थ्रंडविल से विनती करता है, थ्रंडविल अपनी सेना लेकर फौरन थोरिन की मदद के लिए पहुंचो। लेकिन घमंडी थ्रंडविल साफ इनकार कर देता है, मैं अपने और एल्व्स की कुर्बानी इस लड़ाई में नहीं दूंगा। यह सुनकर बिल्बो बैगिंस आगे बढ़ता है, अगर कोई नहीं जा रहा तो मैं जाऊंगा। बिल्बो अपनी जादुई अंगूठी पहनकर गायब हो जाता है और दुश्मन के सभी घेरे पार करता हुआ सीधे रेवन हिल पर थोरिन के पास पहुंच जाता है।
बिल्बो अंगूठी उतारकर थॉरिन के सामने दिखाई देता है और हाँफते हुए कहता है, थॉरिन फौरन यहाँ से निकलो। बोल्ग गुंदाबाट से एक और विशाल सेना लेकर तुम्हें चारों तरफ से घेरने आ रहा है। थॉरिन गहरी सांस लेते हुए कहता है, यह अजोग का जाल था। ड्वालिन, फीली और कीली को फौरन बुलाओ, हम पीछे हट रहे हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। थोरिन के बिल्कुल सामने मौजूद पहाड़ी टनल से खौफनाक ड्रम बजने की आवाजें आने लगी हैं। अजोग गुफा से बाहर निकलता है और उसकी गिरफ्त में फिली होता है। अजोग थोरिन और नीचे खड़े कीली की आंखों के सामने फिली की छाती में तलवार उतारकर उसे ऊंची चट्टान से नीचे फेंक देता है। फिली की लाश सीधी उसके भाई कीली के कदमों में आ गिरती है। कीली अपने भाई की लाश देखकर गम और गुस्से से पागल हो जाता है और बदला लेने के लिए अकेला ही ऊपर की तरफ दौड़ पड़ता है। थोरिन और द्वालिन भी उसे बचाने के लिए लड़ाई में कूद पड़ते हैं। थोरिन चोटी पर पहुंचकर अजोग का सामना करता है। इसी दौरान आसमान में हजारों काले चमगादड़ छा जाते हैं, जो इस बात का इशारा थे कि बोल्ग की फौज पहुंच चुकी है। टॉरियल भी किली की तलाश में रेवन हिल पर पहुंचती है, लेकिन बोल्ग अचानक उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ लेगोलास एक विशाल चमगादड़ के पैरों को पकड़कर हवा में उल्टा लटक जाता है और हवा से तलवार चलाते हुए ऑर्क्स की गर्दनें काटा है। वह एक ऊंचे मीनार पर जंप करता है, जहां से वह गुंडाबाट से आए विशाल ऑर्क्स के खिलाफ थोरिन को तीरों का कवर देता है। टॉरियल बोल्ग का मुकाबला करने में नाकाम हो रही होती है और बोल्ग उसे मारने ही वाला होता है कि तभी किली वहां पहुंच जाता है। किली अपनी पूरी ताकत से बोल्ग पर झपटता है, लेकिन बोल्ग हद से ज्यादा ताकतवर था। वह अपने भारी नुकीले हथौड़े की एक ही भयानक चोट से किली को टॉरियल की आंखों के सामने मार देता है। टॉरियल चीख उठती है और जबरदस्त गुस्से में आकर बोल्ग को अपने साथ घसीटते हुए चट्टान की गहरी खाई में गिरा देती है। टॉरियल और बोल्ग दोनों नीचे गिर रहे होते हैं कि दूर से लेगोलास यह देख लेता है। लेगोलास एक ट्रॉल पर छलांग लगाकर उसका भारी सिर दो चट्टानों के बीच मारता है और उसे गिराकर एक अस्थायी ब्रिज बना लेता है। लेगोलास बिजली की रफ्तार से ब्रिज पार करके बोल्ग का रास्ता रोकता है, जहां दोनों के बीच चट्टानों के किनारों पर एक सनसनीखेज और खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। बोल्ग अपने भारी हथौड़े से भयानक वार करता है, लेकिन लेगोलास कमाल के संतुलन और फुर्ती से बचते हुए अपने तेज धार खंजर बोल्ग के सिर और गर्दन में घुसा देता है और उसे गहरी खाई में नीचे फेंककर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब हवा बेहद ठंडी हो चुकी होती है। बर्फीली झील के ऊपर थोरिन और अजोग आमने सामने खड़े होते हैं। अजोग के हाथ में एक लंबी लोहे की जंजीर से बंधा हुआ विशाल स्टोन था, जिसे वह हवा में घुमाकर थोरिन पर भयानक वार कर रहा होता है। थोरिन फुर्ती से दाएं बाएं होकर अजोग के स्टोन वाले वारों से बचता है, लेकिन स्टोन के जमीन पर लगते ही बर्फ में खतरनाक क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसी लड़ाई के दौरान दूर से ऑर्क्स के एक और खौफनाक हॉर्न की आवाज आती है। अजोग मुस्कुराता है कि उसकी मदद पहुंच गई है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से जादूगर राडागास्ट, स्किन चेंजर बियॉर्न और विशाल जादुई ईगल्स की सेना आसमान में दिखाई देती है। बियॉर्न हवा से नीचे छलांग लगाते ही एक विशाल खौफनाक भालू में बदल जाता है और ऑर्क्स की नई सेना को गाजर मूली की तरह कुचलना शुरू कर देता है। ये देखकर थोरिन का हौसला और बढ़ जाता है। अजोग गुस्से में अपना पत्थर वाला चाबुक पूरी ताकत से बर्फ पर मारता है, जिससे बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा चारों तरफ से टूटकर पानी के ऊपर एक तख्ते की तरह झूलने लगा है। थोरिन और अजोग दोनों उस तख्ते के विपरीत कोनों पर खड़े होते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। थोरिन मौका देखकर अपनी तरफ से किनारे की ओर छलांग लगा देता है। बैलेंस बिगड़ते ही अजोग का भारी स्टोन उसे पानी के अंदर नीचे ले जाता है और वह बर्फीली झील के ठंडे पानी में डूब जाता है। क्रिस्टल क्लियर बर्फ के नीचे अजोग की लाश तैरती हुई दिखाई देती है। थोरिन गहरी सांस लेते हुए समझता है कि अजोग मर चुका है और वह बर्फ पर आगे बढ़ने लगा है। अचानक बर्फ के नीचे अजोग की आंखें खुल जाती हैं। वह बर्फ के नीचे से ही अपने बाजू पर लगे ब्लेड से थोरिन के पैर पर वार करके बर्फ तोड़ते हुए बाहर निकल आता है। अजोग थोरिन को नीचे गिराकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और अपना ब्लेड थोरिन के सीने में घोंपने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। थोरिन अपनी तलवार से उस वार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अजोग की ताकत और वजन असहनीय था। थोरिन को एहसास हो जाता है कि अजोग को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है। थोरिन अपना डिफेंस छोड़ देता है। अजोग का तेज धार ब्लेड सीधा थोरिन के सीने को चीरता हुआ आर पार हो जाता है, लेकिन उसी पल जब अजोग को लगता है कि वह जीत गया है, थोरिन अपनी आखिरी ताकत जुटाता है और अपनी तलवार अजोग की छाती में घोंपकर उसे जमीन के साथ गाड़ देता है और तलवार घुमाकर उसका दिल चीर देता है। अजोग की आंखों से जिंदगी की रोशनी बुझ जाती है और मिडिल अर्थ का सबसे निर्दयी ऑर्क सरदार हमेशा के लिए मारा जाता है। थोरिन खून से लथपथ होकर बर्फ पर गिर पड़ता है। बिल्बो बैगिंस रोता हुआ थोरिन के पास पहुंचता है। थोरिन बिल्बो की गोद में सिर रखकर अपने पिछले बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है और सुकून से अपनी आखिरी सांस लेता है। दूसरी तरफ टॉरियल मरे हुए कीली की लाश को
अपनी गोद में लिए फूट फूट कर रो रही होती है। लड़ाई के बाद एरेबर के विशाल हॉल में थोरिन, फिली और किली की लाशों को पूरे सम्मान के साथ रखा जाता है। आर्कनस्टोन और तलवार और क्रिस्ट को थोरिन के सीने पर सजा दिया जाता है। बॉने अपने महान राजा को आखिरी सलामी देते हैं। डैन आयरन फुट को एरेबर का नया राजा चुना जाता है। एल्व्स के राजा थ्रांडविल को उसके सफेद हीरे वापस मिल जाते हैं और इंसानों को अपनी बस्ती दोबारा बसाने के लिए उनका सोना मिल जाता है। बार्ड अपने लोगों के साथ डेल और लेक टाउन का नए सिरे से निर्माण शुरू करता है। बिल्बो बैगिंस अब अपने घर शायर लौटने की तैयारी करता है। सभी बौने, जिनमें बैलन, ड्वालिन, बोफर और बाकी सब शामिल थे, बिल्बो को गले लगाते हैं और रोते हुए उसे विदा करते हैं। बालन बिल्बो से कहता है, अगर कभी तुम शायर से गुजरो तो याद रखना, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। गैंडल्फ बिल्बो को शायर की सीमा तक छोड़ने आता है। सफर के दौरान गैंडल्फ बिल्बो को बताता है कि वह जानता है कि बिल्बो के पास एक जादुई अंगूठी है और उसे चेतावनी देता है कि जादुई अंगूठियां बहुत धोखेबाज होती हैं, लेकिन फिलहाल वह उस अंगूठी का राज बिल्बो के पास ही रहने देता है। दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। बिल्बो जब 13 महीनों के इस लंबे और खतरनाक सफर के बाद अपने खूबसूरत गांव शायर और अपने घर बैग एंड पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। उसके पड़ोसी और रिश्तेदार हॉबिट्स ये समझ चुके थे कि बिल्बो मर चुका है, इसलिए वे उसके घर के फर्नीचर, बर्तनों और सामान की नीलामी करके उन्हें बेच रहे थे। बिल्बो गुस्से में चिल्लाता है, ये सब क्या हो रहा है? मैं जिंदा हूँ। वह अपना हस्ताक्षर किया हुआ समझौता दिखाकर साबित करता है कि वही असली बिल्बो बैगिंस है। लोग शर्मिंदा होकर उसका सामान वापस रख देते हैं। बिल्बो अपने खाली घर के अंदर दाखिल होता है। वह अपने बैग से वह जादुई अंगूठी निकालता है और मुस्कुराकर उसे अपनी जेब में रख लेता है। उसका घर अब पहले जैसा शांत था, लेकिन बिल्बो अब वह पुराना डरा हुआ हॉबिट नहीं रहा था। वह एक सच्चा योद्धा बन चुका था। कहानी अब 60 साल आगे छलांग लगाती है। बुजुर्ग बिल्बो बैगिंस, जिसकी उम्र अब 111 साल हो चुकी थी, अपने उसी बैग एंड के कमरे में बैठकर अपनी किताब द हॉबिट देयर एंड बैक अगेन लिख रहा होता है। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। बिल्बो चिल्लाता है, मुझे कोई नए गेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन बाहर से एक जानी पहचानी रौबदार आवाज आती है और पुराने दोस्तों के बारे में क्या ख्याल है। बिल्बो का चेहरा खुशी से खिल उठता है। वह दरवाजा खोलता है तो सामने गंडाल्फ खड़ा होता है और यहीं से शानदार सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की शुरुआत होती है। अगर आपको इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में बताइए। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।